जो टॉपिक हम लोग आज चर्चा करेंगे, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। देखिए, लिक्विड की तरह एमार्फस सॉलिड की टेंडेंसी होती है फ्लो की, प्रवाह की। जो एमार्फस सॉलिड हैं वो ठीक उसी प्रकार से प्रवाहित होते हैं, फ्लो करते हैं जिस प्रकार से लिक्विड करता है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, एमार्फस like liquid, amorphous solid have a tendency to flow like liquid. Amorphous solid have the tendency to flow. एमार्फस सॉलिड में लिक्विड की तरह ही प्रवाह का गुण होता है। लाइक लिक्विड एमार्फस सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है ना। जिस प्रकार से ठोस में प्रवाह का गुण होता है, ठीक उसी प्रकार से लिक्विड्स में भी प्रवाह का गुण होता है, फ्लो की टेंडेंसी होती है। ठीक ना। इसी वजह से हम जो एमार्फस सॉलिड हैं उनको सुपर स्यूडो सॉलिड यानी नकली छद्म सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। लिक्विड है, इसको अत्यंत ठंडा कर दिया गया जिसकी वजह से ये ठोस जैसा दिखता है लेकिन होता लिक्विड है। ठीक है ना। देयरफॉर, इसी वजह से, देयरफॉर इसी कारण से, इसी वजह से these are also called pseudo solid या super cool liquid. These are also called pseudo solid, नकली छद्म, झूठा, pseudo solid और या सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड इनको हम स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल लिक्विड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर ग्लास, कांच जो है ये स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड का एग्जाम्पल है। जो पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंगों में जो बिल्डिंगें हैं, पुरानी इमारतें हैं, उनकी खिड़की में जो कांच के टुकड़े लगे होते हैं, ठीक है, इनको देखेंगे तो सैकड़ों वर्षों के बाद, अभी तो ऊपर नीचे समान चौड़ाई है लेकिन ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं नीचे धीरे धीरे प्रवाहित करके आते हैं, जिसकी वजह से जब बिल्डिंग, बहुत पुरानी बिल्डिंग की खिड़की में लगे शीशे को देखेंगे तो नीचे की तरफ ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है और ऊपर की तरफ पतला हो जाता है। कारण क्या है? इसके जो पार्टिकल्स हैं कांच के धीरे धीरे प्रवाहित होकर के नीचे की तरफ आते रहते हैं। कांच में प्रवाह का गुण होता है, इसलिए हम कांच को स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक है ना। चलें नेक्स्ट देखते हैं। अगला चलिए कोई बात नहीं, अभी क्लास नहीं मिल पा रही, वीडियो देखते रहिएगा। अब आपको जो है एक क्लास मॉर्निंग में भी हम देंगे, मॉर्निंग में, और एक जो इवनिंग ये चल रही है
ये भी चलती रहेगी। यदि क्लास ये वाली नहीं देख पाते हैं तो वीडियो देखिएगा, ये तो आप लोग इवनिंग वाला देख ही लेंगे। 2-4 दिन में हम आपको 1-2 दिन में ये वाली मॉर्निंग की क्लास भी आपको देंगे, शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन में। तो अगला पॉइंट देखते हैं, पुराने जो इमारतें हैं उनमें जो खिड़की में कांच के फैन लगे होते हैं, विंडो लगी होती है, उसमें निचला हिस्सा कुछ दिन बाद मोटा हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है इनमें प्रवाह का गुण होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इनको जो है स्यूडो सॉलिड कहते हैं या छद नकली सॉलिड कहते हैं, ठीक है ना। इसको भी चाहे तो लिख ही लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। पूछा जाता है क्वेश्चन इस पे, एक लाइन नोट कर लीजिए। Glass pans fixed in windows. Glass pan fixed in windows. जो खिड़की में कांच के प्लेटें लगी होती हैं, कांच के फैन लगे होते हैं, are found to be slightly thicker at the bottom. Glass fans fixed in windows of old buildings, पुरानी जो इमारतें हैं, are found to be thicker at the bottom. To be thicker, मोटे, at the bottom. बॉटम पे थोड़े मोटे होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है ना। ऐसा ग्लास के फ्लो के कारण होता है। दिस इज बिकॉज ग्लास फ्लो डाउन वेरी स्लोली। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कांच धीरे धीरे नीचे प्रवाहित होता है और बॉटम पर मोटा हो जाता है। दिस इज बिकॉज ग्लास फ्लो slowly and makes the bottom thicker. बॉटम को क्या कर देता है? थिक कर देता है, मोटा कर देता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इनको कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं, इनके क्या विशेषताएं हैं। स्यूडो सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो स्यूडो छद व नकली ठोस हैं उनको हम कैसे परिभाषित करते हैं, उनकी क्या विशेषता है। स्यूडो सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, स्यूडो सॉलिड्स आर characterized by स्यूडो सॉलिड को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। पहला देखिए, ये जो है इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इनकी सॉफ्टनिंग शुरू होती है लंबे टेम्परेचर रेंज में। जैसे अगर हम आइस को देखें, आइस ट्रू सॉलिड है, आइस जो है वास्तविक सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है। आइस को यदि हम गर्म करें तो ये जैसे ही 0 से 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है ये पिघल जाता है। लेकिन कांच के साथ ऐसा नहीं है, कांच का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। एक लंबे समय अंतराल में ये जो है सॉलिड से पहले सॉफ्ट होगा, फिर थोड़ा सा गाढ़ा तरल पदार्थ में बदलेगा और फिर धीरे धीरे लिक्विड में बदल जाएगा। इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ये लंबे टेम्परेचर रेंज में धीरे धीरे सॉफ्ट होता है। तो पहला, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो स्यूडो सॉलिड होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता।
they do not have sharp melting point इनके पास कोई शार्प तीक्ष्ण मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, बट सॉफ्टन ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर। बट ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्टन ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ लंबे तापांतर पर ये सॉफ्टनिंग इनकी होती है। अगला देखिए, अगला इनकी क्या विशेषता है। ये बहुत स्लो स्पीड से अपने ही वेट के कारण प्रवाहित होते हैं और इनका शेप बदल जाता है। दे कैन फ्लो स्लोली अंडर देयर ओन वेट। दे कैन फ्लो स्लोली अंडर देयर ओन वेट। ये अपने ही वजन से धीरे धीरे नीचे की तरफ प्रवाहित होते हैं। एंड लूज शेप, और शेप इनका बदल जाता है, शेप इनका परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। अब आते हैं अगला टॉपिक, इसमें जो है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड में डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड में डिफरेंस देखा जाए, क्या अंतर है इनमें, इस पर आते हैं। देखिए, एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखिए और दूसरी तरफ जो है एमार्फस सॉलिड। इनमें डिफरेंस देखा जाए। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका एक डेफिनिट और रेगुलर ज्योमेट्री होता है। इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न पर। पार्टिकल्स आर arranged in a definite geometrical pattern। पार्टिकल जो है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न पर अरेंज्ड होते हैं। इनका क्या होता है, इनका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता। Do not have any definite geometrical pattern। definite geometrical pattern इनका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, इनका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है पार्टिकल का। डू नॉट
हैव डेफिनेट जियोमेट्रिकल पैटर्न। ये डिफरेंस है पहला। दूसरा देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये जो है एब्रप्टली किसी फिक्स टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं। इनके साथ देखिए, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर। चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है ना। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। फिक्स्ड टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं। लेकिन जो एमार्फस सॉलिड है, एमार्फस सॉलिड जो है उनका कोई शार्प फ्यूजन टेम्परेचर नहीं होता, इसलिए इनको हम लिक्विड मानते हैं एट ऑल टेम्परेचर। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम इनको हर टेम्परेचर पर लिक्विड मानते हैं। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, यानी ये किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में नहीं बदलते हैं, इसलिए हम इनको क्या मानते हैं, इनको हम जो है इसलिए हम इनको जो है क्या मानते हैं, हम इनको जो है हमेशा लिक्विड मानते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से सॉलिड में लिक्विड में चेंज होता है। जैसे बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, लेकिन इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है। ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में नहीं बदलते हैं, इसलिए इनको हम हमेशा क्या मानते हैं, लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर। दे आर रिगार्डेड एज लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर। दे आर रिगार्डेड एज लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर। इनको प्रत्येक तापमान पर लिक्विड ही माना जाता है। ठीक है ना। अगला देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात अलग अलग डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कंडक्टेंस है, ठीक है ना, ये डिफरेंट होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात अलग अलग दिशा से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं। तो अगला हम कहें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक। ये जो है एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। डिफरेंट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके जो भौतिक गुण हैं, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, अलग अलग होते हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शंस।
फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, कंडक्टेंस देखते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती हैं। एमार्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हर डायरेक्शन में सेम होती हैं। एमार्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होते हैं सारे के सारे डायरेक्शन में। तो अगला पॉइंट, एमार्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। एमार्फस solids are आइसोट्रॉपिक। इनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर identical in all directions। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, आइडेंटिकल है, एक जैसी है सभी डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन में एक जैसा है। अगला देखिए, अगर इनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को टुकड़े में डिवाइड करें तो ये स्मूथ फेस के साथ, जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको कट करें यहाँ से तो इसके जो टुकड़े बनते हैं ये स्मूथ फेस के साथ कटा। तो ये देखिए अंदर का फेस दोनों का एकदम स्मूथ है। लेकिन जो एमार्फस सॉलिड होते हैं इनको जब आप कट करेंगे, इनके दो टुकड़े काटेंगे यहाँ से, तो ये जो है रफ सरफेस के साथ, इनका सरफेस जो होता है अंदर का जो नया सरफेस बनता है ना, ये खुरदुरा होता है, ऐसे होता है खुरदुरा। ये जो नया सरफेस कटा है ये खुरदुरा होता है। तो क्रिस्टलाइन सरफेस सॉलिड जो है स्मूथ सरफेस के साथ कटते हैं और एमार्फस सॉलिड जो है रफ सरफेस के साथ कटने हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखा जाए, क्रिस्टलाइन सॉलिड कट विथ स्मूथ सरफेस और एमार्फस सॉलिड जो है रफ सरफेस के साथ। क्रिस्टलाइन सॉलिड कट विद स्मूथ सरफेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड कट विथ स्मूथ सरफेस, और जो एमार्फस सॉलिड है वो रफ सरफेस के साथ कटते हैं। एमार्फस सॉलिड कट विद रफ सरफेस, खुरदुरी सतह के साथ। एमार्फस सॉलिड कट विद रफ सरफेस, ये खुरदरी सतह के साथ, रफ सरफेस के साथ कटते हैं। इनकी सतह खुरदुरी होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनका डेफिनेट फ्यूजन टेम्परेचर होता है। इनका एक डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होता है। इनके गलन की एक गुप्त ऊष्मा होती है। दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक heat of fusion।
इनका कोई डेफिनेट और करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता। नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इनका कोई निश्चित डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, इनको हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं। एमार्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉलिड हैं, वास्तविक ठोस हैं। और ये क्या है? स्यूडो सॉलिड, छद्म नकली सॉलिड, और हम कहें सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड है। इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। जो क्रिस्टलाइन, जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है पूरे क्रिस्टल में होता है, इनका कुछ एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। देखिए, किसी भी क्रिस्टल में जो बाइंडिंग फोर्स है वो कैसा है, पार्टिकल्स को बांधने वाला, और जो पार्टिकल्स हैं उनका नेचर क्या है, इस पर डिपेंड करते हुए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहला पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द डिपेंडिंग ऑन द डिपेंडिंग ऑन द nature of binding force, एंड पार्टिकल्स को बाइंड करने वाला, बांधने वाला फोर्स का नेचर क्या है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर क्या है, एंड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। किस आधार पर? एक तो बाइंडिंग फोर्स क्या है और दूसरा पार्टिकल्स का नेचर क्या है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर क्या है, इसके इन दोनों के आधार पर इनको देखते हुए क्रिस्टल्स कितने प्रकार के होते हैं, हम निम्नलिखित 4 प्रकार के देखेंगे। क्रिस्टल्स have been classified into 4 categories. Crystals have been categorized into 4 categories, following categories. ठीक है, इसमें पहला है आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल पहली क्लास हम देखेंगे क्रिस्टल्स का। आयनिक क्रिस्टल पहली कैटेगरी, आयनिक क्रिस्टल।
आयनिक क्रिस्टल्स में जो बाइंडिंग फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। आयनिक क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स है। जो घटक कण है, आयनिक क्रिस्टल आयनों से बने होते हैं, घटक कण जो हैं वो आयन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ये क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो धन तथा ऋणावेशित आयन होते हैं। दूसरा, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या आयनिक बॉन्ड होता है। बाइंडिंग फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड। बाइंडिंग फोर्स जो है, बाइंडिंग फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, या इसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड, इनको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1500 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट और ऊंचा। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। आयनिक क्रिस्टल के मेल्टिंग 1500 केल्विन के आसपास, बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज़्यादा, एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं, उच्च होते हैं। अगला, ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, कठोर होते हैं और चटक के टूटने वाले होते हैं। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। कठोर होते हैं और चटक के टूटने वाले होते हैं। हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, यानी कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन पिघली हुई अवस्था में ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। दे आर इंसुलेटर, कुचालक, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट but good conductor in molten state। ठीक है, इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में और गुड कंडक्टर है मोल्टन स्टेट में। पिघली हुई अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मोल्टेन स्टेट में आयंस चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मोल्टेन स्टेट में क्या है? आयंस आर फ्री टू मूव। आयंस आर
टू मूव, आयन चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और इसमें सॉलिड स्टेट में आयन चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, मूव नहीं करते हैं। अगला देखते हैं, ये वाटर तथा अदर पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट। ये वाटर तथा अदर पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ये पानी तथा अन्य ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। आयनिक क्रिस्टल के कुछ एग्जाम्पल जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, लिथियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनके एग्जाम्पल NaCl, KNO3, LiF, MgO एट्सेट्रा आदि ये आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल होते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा और 5 मिनट और देखते हैं, फिर बंद करते हैं। 11:30 तक पढ़ लीजिए, 11:30 तक पढ़ लीजिए, फिर देखते हैं। अगला है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड देखिए, अगला देखते हैं दूसरा कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, इसमें देखिए क्या होता है कोवैलेंट सॉलिड में। कोवैलेंट को हम नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। कोवैलेंट क्रिस्टल या नेटवर्क क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल और नेटवर्क क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल या कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क क्रिस्टल, ठीक है। देखिए इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, और एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और एक जायंट इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम नेटवर्क कहते हैं। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? आइटम्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइटम। इनके घटक कण जो है परमाणु होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो आइटम होते हैं, एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, लिंक्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। एक दूसरे से सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं और एक जायंट इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर्मिंग अ जायंट इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं उसको? कॉल नेटवर्क। एक जायंट इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको नेटवर्क कहा जाता है। इनमें जो बाइंडिंग फोर्स है कोवैलेंट बॉन्ड होता है
और बाइंडिंग एनर्जी 150 से 500 किलो जूल तक होता है। बाइंडिंग फोर्सेस आर कोवेलेंट बॉन्ड। बाइंडिंग फोर्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। बाइंडिंग फोर्सेस आर कोवेलेंट बॉन्ड एंड जो बॉन्ड एनर्जी है वो 150 से 500 किलो जूल पर मोल तक होता है। एंड बाइंडिंग एनर्जी इज 150 to 500 किलो जूल पर मोल, इतना होता है। ठीक है। थ्री डायमेंशनल नेटवर्क के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ड्यू टू थ्री डायमेंशनल नेटवर्क थ्री डायमेंशनल नेटवर्क के कारण इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है, लगभग 4000 केल्विन के इर्द गिर्द होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं। ग्रेफाइट अपवाद है और गुड कंडक्टर है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इसका अपवाद है जो कि गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट जो है कोवेलेंट क्रिस्टल है। दे आर ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अर्थात इंसुलेटर। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। इज गुड कंडक्टर यानी इंसुलेटर है। सॉरी, एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन, ये अपवाद है। ठीक है ना। ग्रेफाइट ये ऐसा कोवेलेंट सॉलिड है जो कि गुड कंडक्टर होता है। सामान्यतः जो कोवेलेंट सॉलिड है वो इंसुलेटर होते हैं, तो ये अपवाद है। ठीक है। अगला देखते हैं। ये हार्ड होते हैं। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होता है। दे आर हार्ड। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। दे आर हार्ड होते हैं। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ये सॉफ्ट है, अपवाद है। जबकि अन्य जो कोवेलेंट सॉलिड हैं वो कठोर होते हैं। डायमंड जितने ज्ञात एलिमेंट हैं उनमें सबसे कठोर होता है। ये जो है इंसॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट में। दे आर इंसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट
इनके एग्जाम्पल ग्रेफाइट है, डायमंड है, एटसेट्रा, आज इनके एग्जाम्पल है। नोट कर लीजिए। और इसी पर यहीं पर आज की क्लास भी रोकी जाती है, यहाँ से कल देखा जाएगा। प्रयास करेंगे कि जल्दी क्लास शुरू करें ताकि जल्दी ख़त्म हो। देखिए अमित का एक सवाल आया है, देख लीजिए। आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड जो है कैनिजारो रिएक्शन देता है, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड जो है कैनिजारो रिएक्शन देता है, जबकि इसमें एक समझाया होगा, जहाँ तक मुझे ख्याल है एल्डाल कंडेंसेशन में नहीं समझाया होगा, तो अभी कैनिजारो अगर बाकी होगा तो समझाएंगे। देखिए आइसोप्रोपाइल ठीक है, ये कैनिजारो देता है। और इनका कहना है कि एल्डाल नहीं देता, ठीक है, एल्डाल नहीं देता, ठीक है ना। कारण क्या है? देखिए एल्डाल रिएक्शन तब ये देगा जब अगर बेस की उपस्थिति में यहाँ से एक प्रोटॉन निकले, बेस यहाँ से एक प्रोटॉन निकाले ना, तब ये एल्डाल रिएक्शन देगा। अब यहाँ पर देखिए दो स्टेरिक हिंड्रेंस हैं, बेस यहाँ तक पहुँचे, यहाँ का प्रोटॉन निकाले, और दूसरा यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, ये स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रोटॉन निकलना डिफ़िकल्ट होता है, टू रिमूव प्रोटॉन बाई बेस, ऐसा क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो कार्बन न्यूक्लियोफाइल है लेस स्टेबल होता है प्लस आई इफेक्ट के कारण, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर लेस स्टेबल कार्बन न्यूक्लियोफाइल मिलता है, लेस स्टेबल कार्बन न्यूक्लियोफाइल। ये नहीं बनता है, यही कारण है। ये एल्डाल देता है लेकिन कम देता है, कैनिजारो ज़्यादा देता है, नोट कर लीजिएगा। आगे पढ़ाए हैं तो देखिएगा, जो एलटी वाला वीडियो है मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन, तो उसमें लिखाए होंगे, नहीं लिखाए होंगे तो आगे लिखा देंगे। हाइड्रोजन है लेकिन वो प्रोटॉन के रूप में निकलना भी तो चाहिए, उसको बनने वाला न्यूक्लियोफाइल स्टेबल भी तो होना चाहिए।